हम्म, तो लास्ट वीडियो में हमने कब कहाँ तक डिस्कस किया था? सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया पर विजिट पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं और कौन सी पर विजिट यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है, तो वो लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं आज की सेशन में। 8 नंबर में क्या है देखिए, कंट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफाइड स्कीम्स। अगर कुछ कुछ स्पेसिफाइड स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है या फिर एनी अदर स्कीम्स है, उस स्कीम्स में अगर आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन, आपको मिलने वाली जो रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन होती है उसमें एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट करना मतलब क्या करना, उसमें पैसा डाल रहा है, जो पैसा आपको बाद में मिलने वाला है, राइट। पेंशन के नाम पे जो पैसा मिलने वाला है उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है कुछ कुछ। तो वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसा, इनडायरेक्टली वो आपको बेनिफिट ही दे रहा है ना। आपको मिलने वाली पेंशन में वो आज कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि पेंशन कब मिलती है आपको? आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। आज की डेट में मान लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, थोड़ा पॉइंट है ना। पेंशन क्या होती है? देखिए, आप सर्विस करते हो, मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में, और ये आपका एम्प्लॉयर है। आपको हर महीने सैलरी जो मिल रही है, उस सैलरी में से कुछ कुछ पोर्शन जो होता है, पैसा होता है, आप कहाँ पे डालते हो? पेंशन स्कीम में डालते हो। पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हो, मान लीजिए 2000 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैसे आपका एम्प्लॉयर भी इसमें 2000 रुपीज कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दोनों के मिलके 4000 रुपये कहाँ पे जा रहे हैं? पेंशन स्कीम का एक अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, उसमें पैसा हर मंथ में जमा हो रहा है पैसा, है ना। एक्चुअली इसकी टैक्स ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर ये पेंशन स्कीम है, कुछ कुछ नोटिफाइड बोला है, सभी पेंशन स्कीम्स ने अलग अलग पेंशन स्कीम्स होती है। नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, अब ये जो मिल रहा है आपको पैसा, ये जो एम्प्लॉयर दे रहा है, वो आपको इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट ही दे रहा है, क्योंकि ये 4000 आप ही को मिलने वाला है आपके रिटायरमेंट के बाद, है ना। तो हर महीने 4000 मतलब ये तो आपका खुद का पैसा है 2000, इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला जो 2000 है वो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे रहा है, आपके हाथ में डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन पेंशन स्कीम में तो जमा कर रहा है पैसा। तो ये वाला जो 2000 है, यहाँ पे भी बोला गया है कि इसे भी हम छोड़ देंगे, ये परक्विजिट नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफाइड स्कीम्स है, सारी वाली पेंशन स्कीम्स नहीं। डिस्कस कर लेंगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का मतलब क्या होता है? जैसे कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अपने सारे एम्प्लॉयज की, मान लीजिए ऑफिस में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, सारे मिलके 50 एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, इन सारे 50 एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस निकाल लिया, ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। अब इंश्योरेंस क्यों निकालना पड़ता है? कुछ भी हो सकता है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते करते समय कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो एम्प्लॉय ने क्या करके रखा है? इंश्योरेंस निकाल के रखा है। तो ये जो इंश्योरेंस निकाला है, वो एक्चुअली आपको कुछ हो गया तो उसका पैसा किसको मिलने वाला है? एम्प्लॉयर को मिलने वाला है या आपको मिलने वाला है ना। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूटी पे, तो उसका पैसा तो आप ही को मिलने वाला है, लेकिन उसका पैसा किसने दिया था? एम्प्लॉयर ने दिया था, है ना। इंश्योरेंस आपका है, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। तो ये वाला जो ग्रुप इंश्योरेंस होगा वो भी यहाँ पे आपकी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फ्री मिल रहा है, तो इसे भी यहाँ पे छोड़ दिया गया है। राइट, आगे चलते हैं। annual premium paid by the employer on a personal accident policy affected by him in respect of his employee। सेम वही बात, फिर वही बात। आपकी एक्सीडेंट पॉलिसी निकालनी किसने निकाली? एम्प्लॉयर ने निकाली। एम्प्लॉयर का मतलब कौन? कंपनी ने निकाल लिया। उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, लेकिन ये पैसा भले ही एम्प्लॉयर भर रहा है, फिर भी ये परक्विजिट नहीं माने जाएंगे। तो सिंपल है यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफाइड केसेस वाला ये 8 नंबर का जो पॉइंट है, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। फिर बाद में आता है लोन। अगर कंपनी आपको लोन दे रही है, लोन गिवन एट अ नील और एट अ कंसेशनल रेट। नील और कंसेशनल रेट का मतलब होता है कि आपने, आपकी कंपनी ने आपको लोन दिया है, मान लीजिए 20,000 रुपए तक का लोन दे दिया, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा रही है कंपनी। अब लोन का मतलब तो जानते हो ना, कोई अगर किसी को लोन देता है तो किसके लिए देता है? इंटरेस्ट के लिए देता है।
लेकिन कंपनी आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगा रही है, मतलब नील रेट से लोन मिल रहा है या फिर कंसेशनल, जैसे कि मार्केट में 10% मान लीजिए रेट चालू है, आपको कंपनी 5% में लोन दे रही है, तो आपको कितना बेनिफिट हुआ? 5% का बेनिफिट हुआ आपको, बराबर है कि नहीं? मार्केट से अगर लेते तो 10% से लेना पड़ता, लेकिन कंपनी से लिया तो कंपनी ने तो 5% पे ही दे दिया, तो 5% का बेनिफिट हुआ ना, आपका इंटरेस्ट बचा ना इतना। तो ये वाला जो 5% है, ये यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये बेनिफिट मिल भी रहा है तो हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन इसके लिए रूल है, क्या बोला है देखो, लोन गिवन एट अ नील और एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। यहाँ पे ये पॉइंट को आप यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है। 20,000 रुपए तक का लोन समझ समझा जा सकता है कि आपको कम पैसों पे दिया है या फिर आपको फ्री में दे दिया, लेकिन 20,000 से ज्यादा अगर लोन आपको 5% से मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पे बेनिफिट उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसका रीजन मैं बोलता हूँ आपको क्यों नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि देखिए, ये टैक्स जो सब्जेक्ट है ना, एक्चुअली ये सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली ये लॉ है। यहाँ पे होता क्या है, क्या बोला यहाँ पे अपने रूल में, क्या बोला ये समझ लीजिए पहले, कि मान लीजिए ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है। कौन किसको लोन दे रहा है? लोन दे रहा है एम्प्लॉयर, दे रहा है किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को दे रहा है ना, एम्प्लॉय को दे रहा है। अब होता क्या है कि 20,000 तक का लोन दे दिया, किसको मिला? एम्प्लॉय को लोन मिला। अगर ये लोन 20,000 रुपए ये एम्प्लॉय बाहर से लेता, चलो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, मार्केट से उठा लेता या फिर बैंक से उठा लेता, बैंक से लेता 20,000 रुपीज का लोन, तो बैंक इसको इस 20,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाती? मान लीजिए 10% इंटरेस्ट लगाती, मतलब उसको 2,000 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे रहा है और वो भी फ्री में दे रहा है कि भाई जा पैसा यूज कर ले, और कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसका इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अभी एम्प्लॉय के लिए तो ये अच्छी बात है क्योंकि उसको फ्री में लोन मिल रहा है, या फिर 5% में लोन मिल रहा है। मान लीजिए 5% पे लोन मिल रहा है। अब 5% पे लोन मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉय का कितना पैसा यहाँ पे सेव हो रहा है? अगर वो मार्केट से लेता तो 10% से लेना पड़ता, और अगर कंपनी से लेता है तो सिर्फ 5% पे मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे 1,000 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट बनता है और बाकी का 1,000 रुपीज जो है वो सेव हो रहा है। और जहां पे सेव नाम का वर्ड आता है उसे क्या बोला जाता है? इनकम बोला जाता है, बराबर है कि नहीं? ये पैसा बचा अपना, किसका बचा? एम्प्लॉय का बचा ये पैसा, तो यहाँ पे आपका 1,000 रुपीज सेव हो रहा है। तो यहाँ पे लिमिट कितनी की है? लेकिन 20,000 की लिमिट है। ये सब कब तक माना जाएगा? सिर्फ 20,000 की लिमिट तक माना जाएगा। लेकिन क्यों सर? 20,000 भी क्या लोन की अमाउंट है क्या? 20-20 लाख रुपए लोन लगता है आदमी को अगर कोई घर खरीदना है तो सिर्फ 20,000 का लिमिट क्यों रखा है? बेटा 20,000 का लिमिट रखने के पीछे ये वजह है कि ये अगर अमाउंट 20,000 की बजाय, मतलब यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं होता, लिमिट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या हो सकती है? यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, कौन किसको लोन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को। मान लीजिए एम्प्लॉय को लोन की जरूरत है ही नहीं, मान लीजिए एम्प्लॉय को लोन की जरूरत है ही नहीं, फिर भी एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? सिर्फ दिखाने के लिए बोल सकता है कि मैंने एम्प्लॉय को 20 लाख रुपीज का लोन दिया। कितने का लोन दिया? 20 लाख रुपीज का लोन दिया। अब 20 लाख रुपीज कितने रेट से दिया बेटा? 20 लाख रुपीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%। यही 20 लाख अगर ये एम्प्लॉय मार्केट से उठा लेता या फिर बैंक से लेता, समझ रही है मेरी बात? बैंक से लेता तो बैंक कितने परसेंट का ब्याज लेती? 10% का ब्याज देती।
मतलब कितना इंटरेस्ट देना पड़ता बैंक को, 20 लाख रुपीज के ऊपर 2 लाख का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता बैंक से अगर लिया होता। लेकिन कंपनी ने ये आपको कितने रुपीज में अवेलेबल करके दिया, सिर्फ 5% में। मतलब आपको यहाँ पे कितना रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज कौन किसको दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉयर को दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय ने कर्जा लिया है, किससे लिया है, कंपनी से लिया है। तो इस एम्प्लॉयर ने कंपनी को क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, कितना दिया, 1 लाख रुपीज। मतलब ये 1 लाख रुपीज कंपनी का इनकम है ना, इसका एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय का ये एक्सपेंसेस है, वेयर कंपनी का क्या है, ये इनकम है, बराबर है क्या, राइट। तो ये कंपनी का इनकम हुआ। लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पे इनकम कितना दिख रहा है कंपनी का, सिर्फ 1 लाख रुपीज दिख रहा है, राइट। 1 लाख रुपीज दिख रहा है। एक्चुअली क्या है देखिए, कंपनी दिखाने के लिए दिखा सकती है कि मैंने एम्प्लॉय को यहाँ पे दे दिया है, किस तरह से दे दिया है, 5% के हिसाब से दे दिया है। लेकिन एक्चुअली एम्प्लॉय का नाम आगे करके कंपनी ये पैसा किसी और को 10% से दे सकती है और बोल सकती है कि हमने ये पैसा एम्प्लॉय को दिया है और उससे हमें सिर्फ 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। हालांकि एक्चुअली कंपनी को कितना मिला इंटरेस्ट, 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट मिला है। नाम आगे करने के लिए जाता क्या है, जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपके नाम पे लोन दे सकता हूँ, आपने भी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, साइन कर दिए कि हाँ हमने कंपनी की तरफ से लोन दिया है 5% से। बोलने में क्या जाता है, कागज दिखाने में क्या जाता है। वैसे मैंने ये 20 लाख रुपए आपको एक्चुअली दिए क्या, नहीं, मैंने तो दूसरी तरफ दे दिया, सिर्फ आपका नाम यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं। मतलब ना तो आपने लोन लिया और ना ही मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, पैसा तो मैंने कहीं और पे दे दिया है, सिर्फ आपका नाम यहाँ पे लगा दिया। तो कंपनी इनडायरेक्टली कितने रुपीस का इनकम जो है वो यहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर इसका फायदा कितने का उठाने की कोशिश कर रही है, 1 लाख रुपीज का। दैट्स वाई यहाँ पे 20,000 का लिमिट सेट करके रखा है कि बेटा 20,000 के ऊपर कंसेशन रेट या फिर कम पैसे या फिर नील रेट से नहीं देने का, अगर दे दिया तो हम यहाँ पे वो पर विजिट मान लेंगे और उसकी सैलरी में जोड़ देंगे। मतलब नहीं समझा सर, देखिए अगर 20,000 के ऊपर अगर कोई मान लीजिए दे भी दे देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। 20,000 तक तो समझ में आता है। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज का लोन दे देती है कंपनी एम्प्लॉयर को, तो कितने रेट से दिया, मान लीजिए 5% दे दिया, तो 1 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट कितना होता है 5% के हिसाब से, तो ये 5% के हिसाब से हो गया 5,000 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। ये तो ये एम्प्लॉयर दे ही रहा है। लेकिन वही अगर 1 लाख रुपीज ये मार्केट से उठा लेता तो इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता, 10,000 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ता एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे सिंपली इनकम टैक्स क्या बोलेगा कि आपका कितना पैसा बचा, आपका बचा 5,000 रुपीज बचा, ये 5,000 रुपये हम आपके सैलरी में ऐड कर देंगे, जितना पैसा बचा उतना, है ना, इंटरेस्ट से इस तरह से आपको यहाँ पे सैलरी में ऐड किया जाएगा। और उस 5,000 रुपये जो भी आपके 5,000 रुपये बचे हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होगा, अगर किसी एग्जाम्पल में आ भी जाता है तो मैं आपको समझा दूंगा, राइट। तो फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि लोन कितने का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक का लोन यहाँ पे माफ हो सकता है। अगर 20,000 के ऊपर लोन दे रही है कंपनी कंसेशन रेट से, तो जितने का कंसेशन दिया उतने अमाउंट हम एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ देंगे, सिंपली, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज स्पेसिफाइड इन रूल 3 है, राइट। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द डिसीज स्पेसिफाइड इन रूल 3 है। अगर आपको कंपनी मान लीजिए इंटरेस्ट फ्री लोन देती भी है तो वो टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी, लेकिन आपको स्पेसिफाइड डिसीज होने चाहिए। अब स्पेसिफाइड डिसीज अंडर रूल 3 है, वो देखना पड़ेगा हमें कौन से डिसीज है, भयानक भयानक बीमारी, जैसे कि आपको कैंसर है, एड्स है, इस तरह से कोई बीमारी अगर हो गई है
उसका इलाज करने के लिए कंपनी अगर आपको लोन दे रही है तो वो वाला लोन भले ही उसके ऊपर कंपनी ब्याज ना ले, वो यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। और वैसी लिमिट कितनी है, ये 20,000 की लिमिट है, ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। पॉइंट नंबर 10, मेडिकल फैसिलिटी। अ प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एट ऑफिस इज एग्जाम्ड। इसको भी स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि इसके 2-3 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले मेडिकल फैसिलिटी के, इसको पहले से ही स्टार मार्क करके रखा है। मतलब मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते करते आपको बुखार आ गया, आपको सर्दी हो गई, आपको कुछ चोट लगी, या फिर आपको कुछ भी मतलब जैसे कि मेडिकल कोई भी सिचुएशन आन पड़ी, तो वो डॉक्टर अगर ऑफिस में आता है ना, डॉक्टर ऑफिस में आता है और वहीं आपका इलाज हो रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर कंपनी आपका मेडिकल इलाज आपके घर पे कर रही है या फिर हॉस्पिटल में कर रही है, तो वो वाली मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट नहीं है। कहाँ की मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्टेड है? ऑफिस में। ऑफिस में कुछ हुआ और ऑफिस में डॉक्टर आया, चेकअप किया, आपको कुछ टैबलेट्स दे दी, इंजेक्शन दे दिया, बात खत्म, वो एग्जाम्प्ट है। फिर चाहे कितना भी पैसा होने दो उसका, राइट। हाउएवर नोट में दिया है, मेडिकल अलाउंसेस इज अ फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंस तो पूरा टैक्सेबल रहेगा। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर आ गया, वहां पे अलाउंस मिल रहा है आपको, हर महीना अलाउंस मिल रहा है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, जितना भी अलाउंस मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। मैं यहाँ पे फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ। फैसिलिटी ऑफिस में एग्जम्प्टेड है, बाकी कहीं पे भी आपको फैसिलिटी शायद मिलती होगी। मान लीजिए एम्प्लॉयर को हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आपको बोला गया कि जाओ वहां पे जाके इलाज कर लो, तो वो वाला टैक्सेबल रहेगा। सिर्फ ऑफिस में मेडिकल मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटी वो एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। बच्चे यहीं पे गलती कर बैठते हैं। फिर बाद में पेरोडिकल्स, जर्नल्स। पेरोडिकल्स और जर्नल्स का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि मतलब आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ कुछ किताबें खरीदनी पड़ती है, पेरोडिकल्स है ना। हर हफ्ते में मतलब साप्ताहिक बोलते हैं जिसको, या फिर कुछ न्यूज़पेपर्स आपको खरीदना पड़ता है, या फिर कुछ जर्नल्स आपको ऑनलाइन सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो वो वाला भी डिस्चार्ज ऑफ वर्क है ना। ड्यूटी को पूरा करने के लिए अगर कुछ लेना पड़ता है आपको, कुछ मैगजीन्स लेने पड़ते हैं, तो वो वाले भी यहाँ पे एग्जम्प्ट माने जाएंगे, उसका भी यहाँ पे आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर बाद में आपको कंपनी टेलीफोन या फिर मोबाइल फोन की फैसिलिटी दे रही है। अब मोबाइल फोन टेलीफोन का यूज आपको सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए करना है, मतलब जैसे कि ऑफिस के लिए आप क्या कर रहे हो, है ना, अलग अलग लोगों को डील करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से बातें करना पड़ता है, तो वो फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है तो वो फैसिलिटी भी आपको एग्जाम कर दिया। अब यहाँ पे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किसे बात कर रहे थे। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, अपनी बीवी से बात कर रहे थे, या फिर ऑफिस के काम से ही बात करते मोबाइल फोन पे। ये तो यहाँ पे ढूंढ पाना कठिन है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसको इनकम टैक्स ने छोड़ दिया है ना। ये दिमाग का दही करने वाला यहाँ पे ये परक्विजिट है कि छोड़ दो भाई, मोबाइल की फैसिलिटी आपको मिल रही है, आपका पैसा कंपनी दे रही है, टेलीफोन का बिल आपका पे कर रही है, हम इसे भी आपकी सैलरी में नहीं ऐड करेंगे, है, क्योंकि ढूंढना बहुत मुश्किल बन जाता है। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। अब फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी बोल रहा हूँ, अलाउंस नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको अलाउंस मिला, वो तो आपको पता है, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितने रुपीज का एग्जाम होता है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। लेकिन फ्री एजुकेशन फैसिलिटी आपके बच्चों के लिए एम्प्लॉयर का खुद का मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के खुद के स्कूल होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के खुद के स्कूल होते हैं, उस स्कूल में बोला गया कि भाई आपके बच्चों को यहाँ पे आके पढ़ाओ, हम उनसे नो फीस, कोई फीस नहीं लेंगे। ऐसी फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या बोलता है, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर provided cost of such facility does not exceed 1,000 rupees per month per child। मतलब स्कूल किसका है? स्कूल है एम्प्लॉयर का, मतलब कंपनी का। उसमें आपको बोला गया कि आपके बच्चे यहाँ पे आके एडमिशन दाखिला करा दो यहाँ पे, हम आपसे फीस नहीं लेंगे। लेकिन कितने तक की फीस माफ हो सकती है? मान लीजिए उस स्कूल की फीस है 40,000 रुपीज, और आपने कंपनी, आपकी कंपनी ने आपसे एक भी रुपया नहीं लिया,
आपकी कंपनी ने आपका एक भी रुपया नहीं लिया, मतलब आपका कितना पैसा सेव हो गया, 40,000 रुपये सेव हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा कितना, 1,000 रुपीज पर मंथ। तो साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12,000 तक का अगर आप माफ करते हैं तो हम चुपचाप बैठेंगे, वो पैसा आपकी सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन 12,000 रुपीज के ऊपर का पैसा जो होगा, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 28,000, ये बेनिफिट आपको आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कितना यहाँ पे बेनिफिट एग्जाम्पशन दे दिया आपको, 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। और चाइल्ड भी कितने, ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन, मतलब एक का 12,000 रुपये, दोनों का 24,000 तक का खर्चा यहाँ पे कंपनी ने खुद भी उठा लिया तो चलेगा, हम इसको माफ कर देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 1-1 लाख रुपया फीस है, 1-1 लाख रुपीज फीस है यहाँ पे, और सारा पैसा कंपनी छोड़ रही है आपको, तो सारा क्या सारा पैसा माफ किया जाएगा एजुकेशन के नाम पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी गड़बड़ी हो सकती है। अब गड़बड़ी में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि देखिए, ये इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, देखिए इंडिया में क्या होता है, आदमियों का दिमाग यहाँ पे बहुत चलता है। किस तरह से दिमाग चलता है मैं दिखाना चाहूंगा आपको एग्जांपल, है ना। ये लिमिट जो करके रखी है ना, वो किस लिए करके रखी है, इसका मैं आपको यहाँ पे जवाब देना चाहूंगा। क्या है लिमिट के पीछे का पर्पज, राज क्या है लिमिट के पीछे का। अब क्या बोला, परक्विजिट कौन सी, एग्जाम है। एग्जाम का मतलब क्या होता है, एग्जाम का मतलब है आपकी सैलरी में इसे ऐड नहीं किया जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये एम्प्लॉयर है, मालिक है आपका, कौन है आपका, एम्प्लॉयर है। ये कौन है, मान लीजिए ये आप हो, नौकर हो आप, एम्प्लॉई हो। मान लीजिए छोटे छोटे आपके 2 बच्चे हैं, है ना, 2 बच्चे आपके छोटे छोटे, दोनों भी बच्चे सपोज मान लो पढ़ते हैं। एक मान लीजिए 5th क्लास में है, और एक मान लीजिए 6th क्लास में है। अब आपको इन दोनों को अगर किसी स्कूल में डालना होगा, मान लीजिए दूसरा स्कूल है कोई, है ना, कोई स्कूल है, अगर इस स्कूल में इन दोनों को आपको डालना होगा, तो हो क्या सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा स्कूल की। ये तो पता ही होगा, स्कूल में फ्री में एजुकेशन नहीं होता। आपको इन दोनों की पर साल के हिसाब से, हर साल के हिसाब से कितना फीस देना पड़ रहा है, सपोज मान लो 1 लाख रुपीज पर स्टूडेंट है, तो 2 लाख रुपए फीस देना पड़ेगा, बराबर है। अब एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि क्यों तू अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाना चाहता है, मेरे इधर आ जा, मैं तेरे को यही जो भी है, यही जो फैसिलिटी है, मेरे स्कूल में दाखिला करा दे बच्चों का तेरा। कितने में काम करूंगा तेरा, सिर्फ 50,000 में, मतलब 50,000 रुपीज एक बच्चे का भरना, ×2, तो तेरा काम कितने में बन जाएगा, 1 लाख रुपीज में बन जाएगा। तो आपके कितना पैसा सेव हो गया यहाँ पे, आपका पैसा सेव हो गया 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज आपका जो पैसा सेव हो रहा है बेटा, ये 1 लाख रुपीज आपकी सैलरी में, है ना, सैलरी में ऐड किया जाएगा ये 1 लाख रुपीज। पर इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यार चलता है यार, 1 लाख रुपए ऐड किया तो भी चलेगा, लेकिन मेरा सेव 1 लाख रुपए होना है, वैसे भी 1 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स कितना बनने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। यहाँ पे चलता है, 10,000 रुपए गया तो गया, लेकिन मैं एम्प्लॉयर के स्कूल में डाल सकता हूँ। ये हो गया सिंपल तरीका आपके पैसा। अब यहाँ पे एग्जाम कितना है, एग्जाम क्या किया, 12,000 रुपए तक का एग्जाम किया, मतलब किसी स्कूल की फीस, नॉर्मल फीस 12,000 तक का, यहाँ पे बोला है कि भाई 12,000 तक का हम टैक्स नहीं लगाएंगे। वहां की नॉर्मल फीस 12,000 है, बट 12,000 तक 1,000 रुपीज पर मंथ का होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फीस बहुत ज्यादा है और एम्प्लॉयर आपको छूट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है,
यहाँ पे ये बाकी का जो पैसा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ी कैसी है, गड़बड़ी देखिए, जैसे गड़बड़ क्या हो सकती है, एम्प्लॉयर इस चीज का मौके का फायदा कैसे उठा सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है, देख एक काम कर दे, दिखाने के लिए लोगों को बोल दे कि हमने तेरे से फीस नहीं लिया। ठीक है, मैं आपके सामने एक ऑप्शन रख रहा हूँ। हाँ, देख एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, देख एम्प्लॉयर बोल रहा है एम्प्लॉय को कि अगर तू अपने बच्चों को किसी बाहर की स्कूल में पढ़ाता है तो तेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया। मैं तेरे को वही चीज 1 लाख रुपीज में करके दूंगा। कितने में करके दूंगा, 1 लाख रुपीज में करके दूंगा। लेकिन तू बोलना पड़ेगा कि मैंने तेरे से एक भी रुपया नहीं लिया, मतलब मैंने तेरे को क्या किया, फ्री में दे दिया एजुकेशन, ऐसा तू बाहर बोलेगा। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है ये जो 1 लाख रुपीज एम्प्लॉयर को स्कूल का मतलब रिसिप्ट हो रहा है, ये एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इनकम दिखाया ही नहीं, इनकम दिखाया ही नहीं। यहाँ पे तो बोल दिया मैंने फ्री में एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ा दिया, है ना। लोगों को क्या बोल रहा है ये एम्प्लॉय, मैंने तो इससे एक भी रुपया नहीं लिया, लेकिन एक्चुअली ले रहा है 1 लाख रुपीज। अब आप किसी भी सिचुएशन में हाँ बोलोगे, क्यों, क्योंकि आपका तो 1 लाख रुपए बच रहा है ना वैसे भी। आप अगर बाहर चले जाते तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ता। यहाँ पे आपका काम वही स्कूल, उतनी फैसिलिटी, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मान लीजिए सीबीसीएस पैटर्न है, सीबीएसई पैटर्न है, सारी फैसिलिटीज वही है। आपका तो काम 1 लाख रुपए में बन रहा है ना, तो आप हाँ बोलोगे, है ना। बोलोगे आप कि अरे हाँ मैंने तो फ्री में मेरे एम्प्लॉयर ने दे दिया। तो यहाँ पे ये चीजें हो सकती है। दैट्स वाई इनकम टैक्स ने यहाँ पे क्या बोला है कि 12,000 का लिमिट रखा है। पॉइंट में क्या बोला है, देखिए ये ये सारे पॉइंट है ना आपके कहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, एक प्रॉब्लम लेने के बाद ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, है ना। अभी तो हम सिर्फ इसका थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय इन इंस्टीट्यूशन ओन, मतलब जो कंपनी के खुद का इंस्टीट्यूशन है या फिर कॉलेज स्कूल जो भी हो, या फिर एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, प्रोवाइडेड कॉस्ट ऑफ सच फैसिलिटी डज नॉट एक्सेप्ट। जो भी एम्प्लॉयर आपको दे रहा है वो 12,000 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। 12,000 के ऊपर उस स्कूल की फीस थी, तो जो भी 12,000 के ऊपर का जो पोर्शन होगा वो सारा टैक्सेबल रहेगा। इसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में ये समझेंगे कि इस तरह से ये टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर बाद में पॉइंट नंबर 14 है, पॉइंट नंबर 14 में क्या बोला है, कंप्यूटर लैपटॉप। कंप्यूटर लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको। आपके घर में प्रोवाइड करें या फिर बाहर प्रोवाइड करें, क्यों प्रोवाइड कर रही है आपको, काम करने के लिए सिंपली, है ना। काम करने के लिए, सिर्फ आपको काम करने के लिए कंपनी ने लैपटॉप दिया, तो क्या वो आपकी इनकम हो गई, नहीं आपकी इनकम नहीं है वो। लैपटॉप तो सिर्फ काम करने के लिए दिया है ना। आप तो लोगों को बोल सकते हैं कि भाई मुझे लैपटॉप दिया कंपनी, लेकिन वो लैपटॉप किसका है, कंपनी का है, और आपको काम करने के लिए दे दिया है। तो ऐसा लैपटॉप आपको मिला कंपनी की तरफ से, तो वो आपका इनकम नहीं माना जाएगा, और यहाँ पे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा जाएगा। तो ये 14 पॉइंट्स आज के सेशन में, ये 14 पॉइंट्स तक हम यहाँ पे रुकते हैं। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स, है ना, अब 3 पॉइंट यहाँ पे फ्री वाले में बचे हैं, और जो भी पॉइंट टैक्सेशन में आते हैं वो सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे, कल के सेशन में 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर हो सकता है एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टडी करने लायक कौन से पॉइंट है फ्री में, तो फ्री एजुकेशन फैसिलिटी वाला एक पॉइंट है, मेडिकल फैसिलिटी वाला एक पॉइंट है, और लोन वाला पॉइंट है। इसके ऊपर स्टूडेंट ने फोकस करना है, क्यों, इसके ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमेशा ही कंफ्यूजिंग वाला पार्ट यहाँ पे दिया जाता है एग्जाम में, पेपर में। तो वो वाला पार्ट अगर आप कर लेंगे तो आपका काम यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा सारी मतलब जो भी मुश्किलें हैं अगर आप पहले ही उसे देख लेते तो जो भी सैलरी चैप्टर में परक्विजिट में जो भी चैलेंजिंग है वो पार्ट अब आप क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं इसके ऊपर का क्वेश्चन, फिर बाद में देख लेते हैं। आज के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, रुकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे, और फिर बाद में देखेंगे कि किस तरह से इसका हम सम सॉल्व करते हैं, राइट। तो आज के लिए रुकते हैं।